नमस्कार दर्शक मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। जीना इसे कहते हैं। इस कार्यक्रम में आज ऐसी नई शख्सियत से मिलेंगे जो एक पुलिस कर्मचारी है। उन्होंने जो ड्यूटी के समय जो उनकी ड्यूटी निभाई है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे जो भारत सरकार के उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी सम्मान पत्र देकर उनको नवाजा है। जीना इसे कहते हैं। इस कार्यक्रम में आज ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जो एक पुलिस कर्मचारी भी है और उन्होंने 2002 के दंगे में जिस तरीके से उन्होंने ड्यूटी निभाई थी, उस टाइम में जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने उनको सम्मान पत्र से नवाजा था। मगर उनको अफसोस ये भी है कि आज तक उनको अवार्ड भी नहीं मिला है। तो उनकी दर्द भरी दास्तान और उनकी जुबानी से सुनेंगे उन्हीं की कहानी। नमस्कार सर, आप पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वाघेला प्रदीप सिंह रतन सिंह है। मेरा गांव सोजा गांव है, गांधीनगर जिला में, और मेरी अभी की नौकरी आई डिवीज़न ट्रैफिक में ASI का फर्ज बजाता हूं मैं वहाँ पे। यानी ओडो एरिया में या रामोल ओडो निकोल वही विस्तार में। बचपन के बारे में थोड़ा सुनाइए, जिसकी वजह से दर्शक मित्रों भी जान सके। मेरा बचपन में मेरा जो सरकारी अस्पताल था वहाँ मेरा जन्म भी हुआ और रहने का मैं माधोपुरा पुलिस लाइन में रहता था। अच्छा। बचपन में सभी लोग हम मिलजुल के रहते थे और जॉइंट फैमिली के साथ में रहते थे। परंतु मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और खेल कूद में मेरी जेवेलियन और ये सब मेरा शौक था। तो उस बचपन में आपने कौन सी स्कूल ज्वाइन की और एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त की? मेरा एजुकेशन BA है, TY BA तक कंप्लीट हुआ। फिर मेरे को लॉ करने की इच्छा थी, LLB। मैंने पार्ट 2 तक मैंने करा था, परंतु तब मेरा गांधी विद्यालय हाई स्कूल जो शाहीबाग एरिया में है, वहाँ मेरी एजुकेशन मैंने पढ़ाई वहाँ पे पूरा करा। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने AP पटेल कॉलेज नरोडा के अंदर मैंने पुलिस खाते में रहते वो मैंने पूरा करा। अच्छा, उसके साथ ही किया? साथ ही। तो आपका जो एजुकेशन हुआ तो उसमें पिताजी का क्या रोल रहा, माताजी का क्या रोल रहा? पिताजी मेरे पुलिस सब इंस्पेक्टर थे पर थोड़े सख्ती थे। परंतु उसमें मैं पॉलिटिशियन में जाना चाहता था, राजकारण के अंदर। अच्छा। वो रात को नाइट करके आते तो छोटे लेके खड़े रहते थे कि मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। जब मैं आया तब आप तो जानते हो बड़े लोग कैसे लोग होते हैं। फिर मेरे को बताया कि भाई तू ये सब छोड़ दे और पुलिस खाते के अंदर तेरे को ज्वाइनिंग होना है, जैसे मैं हूँ वैसे आपको होना है। पर मैंने बोला पापा आप तो हो तो मैं कोई फील्ड में चला जाऊँ। बोले नहीं तुम्हें यही फील्ड में आना है। यानी पिताजी की ख्वाहिश भी थी कि इस तरीके से एजुकेशन भी हो जाए
और आपकी जो पोस्ट है वही पुलिस डिपार्टमेंट में मिले, हाँ। वही चाहते थे। वही चाहते थे। फिर उसके बाद आपका मैरिज भी होगा, आपके बच्चे भी होंगे, वो क्या करते हैं, किस तरीके से? मैंने जो शादी करी हाँ। वो पिताजी के मुजब ही, क्योंकि हम राजपूत हैं। अच्छा। तो राजपूत के अंदर एक बार दिखाते हैं लड़की कि यहाँ आपको करना है, हाँ। तो वहाँ ही करना है, तो दूसरी जगह पे ना नहीं बोल सकते हैं। फिर मैंने वहाँ पे शादी करी, समो गांव वाली गोचारिया के बीच बाजू में ही वो गांव है, महसाणा जिला में, मानसा के बाजू में। हाँ। तो वहाँ मैंने शादी करी, और शादी करने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं। और 2 बच्चे में बड़ा क्या कर रहा है, छोटा? बड़ा BSc B.Ed है, और छोटा लास्ट ईयर कॉलेज में है। कॉलेज में। मिसेस क्या कर रही है? मिसेस मेरी हाउस वाइफ है। सही है। और उस टाइम पे पिताजी ने किस तरीके से सोचा कि भी आप अभी मैरिज भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जॉब लग गई थी, या जॉब के लिए आपने पिताजी ने कुछ बोला होगा कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन कीजिए, आप उसकी जो वैकेंसी आती होगी, तो ऐसा कुछ होगा? इसमें ऐसा हुआ था कि चलो, पिताजी तो मेरे पुलिस खाते में बोलते थे, पर शादी करने के बाद या पहले मैं पुलिस खाते में आ गया। अच्छा। कारण कि खिलाएंगे पिलाएंगे क्या उनको, कि चलो तुम्हारी शादी कर ली तो तुम क्या खिलाओगे। पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आया, फिर बाद में मैंने शादी की। पुलिस डिपार्टमेंट में आपने? मेरा शौक ही रमत गमत में था। अच्छा। हमारे स्पोर्ट में था, और फिजिकल में रनिंग है, जेवलियन है, सब था। तो पहले पुलिस खाते के अंदर हमारे जो कमिश्नर साहब थे, वो लाइन बॉय, मतलब पुलिस के लड़के, फिजिकल फिटनेस कंप्लीट चाहिए। उसके बाद ओरल एग्जाम आई, फिर लिखित एग्जाम आई, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। बाद में मैंने शादी करी। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले DK Films and Entertainment, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने DK Films and Entertainments, सपने सच होते हैं यहाँ। अच्छा, तो जब आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो कौन सी पोजीशन पे रहे थे, या ट्रैफिक में रहे थे या जनरल पुलिस में? ना, मैं जनरल पुलिस में था। हाँ। उसके उसके अंदर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सरदार नगर थी। हाँ। क्योंकि मेरा जो पापा ने जो मकान लिया था वो सरदार नगर में लिया था, तो वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग। तो ट्रैफिक में किस तरीके से आया? ट्रैफिक में मैं आया क्योंकि मैं सरदार नगर पुलिस स्टेशन था, तब एयरपोर्ट विस्तार, शायद कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ था। तो उस दरमियान में वहाँ CISF की सिक्योरिटी नहीं थी। तब पुलिस कमिश्नर के अंदर मांग किया गया कि भाई CISF की सिक्योरिटी नहीं है, तो लीज पे हम वहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो गई, और 9 महीने रहे हम। तो ट्रैफिक में 9 महीना वहाँ पे हम रहे। फिर हमको बोला गया कि भाई साहब अभी CISF आ गई है और आपको छुट्टा करने वाले हैं। तो मैंने नरोड़ा पुलिस स्टेशन ज्वाइन करा। तो उसमें ट्रैफिक में नहीं, मैं नरोड़ा पुलिस स्टेशन गया, और नरोड़ा एक बहुत बड़ा 2002 का दंगा हो गया। अच्छा। उसके अंदर कई जाने गई, कई को नुकसान हुआ, कई को वो हुआ। उसमें मैंने बचाव कामगिरी के अंदर 58 लोग वहाँ जिंदा जला दिया था।
वो हिंदू मुस्लिम सब साथ में थे, पर किसी ने गणतरी नहीं करी कि हिंदू कितने कि मुसलमान कितने हैं। तो उनको बताया गया कि भाई मुसलमान होंगे। रात को हम सुबह यानी गुजरात बंद का ऐलान था। कौन सी तारीख को? 28 तारीख शायद होगी, 28 तारीख 28/2/2002 मेरी फर्ज वहाँ थी और मैंने पूरी जान लगा के वहाँ मैंने मेहनत करी, परंतु ऐसा बनाव बन गया था कि मैं 58 लोग को मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि मेरी जान की ताकत मैंने लगा दिया। 250 इंसान को जिंदा बचाया आपने? हाँ, हम सब पूरी टीम मिलकर बचाया। हम दर्शक मित्र सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी से कि भी आप उसी टाइम पे जिस जगह पे थे तो आपने कैसा कैसा माहौल देखा, किस तरीके से माहौल देखा और आपको अंदर से क्या हुआ और किस तरीके से आप अंदर ड्यूटी निभाने चले गए? बंद का ऐलान था, ड्यूटी वहाँ पे थी मेरी, परंतु दोनों तरफ से बंद का ऐलान के अंदर आम जनता, दूसरे कई पक्ष होंगे, मैं पक्ष नहीं बता सकता, पर एक हिंदू का एक लावा होता है कि भाई दुकानें बंद करी जाए। हमारा कोई विस्तार कोई कम्युनल नहीं था, सब भाईचारे से रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते थे। पर क्या पता कि अंदर से किसी की बॉडी आई, बोले हिंदू की है और हिंदू के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है, तो फिर पब्लिक आम जनता तो कैसी होती है, डेमोक्रेसी, और बॉडी देखी नहीं, बड़ा स्वरूप दे देते और आंख चापना शुरू कर दिया। वो हमारी 12 बजे शायद मेरे को याद है कि कर्फ्यू का हुक्म दे दिया, वो पब्लिक से भी नहीं मानती थी कि क्या किया जाए, और हमारे 250 मीटर दूर 58 लोग को जिंदा जलाया था। तो ये जो हो रहा था तब कोई नेता वगैरह आया होगा, या आपने फिर जो जिस तरीके से जहाँ जलाया गया तो वहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ दोपहर को 1-2 बजे बाद बिल्कुल साइलेंट हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर पुलिस ने अंदर प्रवेश करा। फिर मारजोड़ जैसे लूटफाट होती है, क्योंकि सब बिल्कुल खाली सुनसान हो गया था, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। किसी ने टीवी ले गया, किसी ने वो ले गया, किसी ने कुछ न कुछ, हमारी लाठीचार्ज से वो सब भाग गए और हमने अंदर प्रवेश करा तो जली हुई सब डेड बॉडी में वो सब थी। फिर वो हमने रात को निकाली 1:30 बजे, वो बाहर निकालने के बाद हमने उसके ऊपर कफन चढ़ाया जो हिंदू रीति रिवाज मुजब होता है वो। उसके बाद क्या हुआ? और लाशों के बीच में एक बच्चा जिंदा था, उसका नाम शायद मोइम था, वो हमने बाहर निकाला था। नहीं, जो दूसरे 3-4 दिन के बाद भी आप गए थे वहाँ? या मेरा पॉइंट ये वहाँ था, तो हम 3-4 दिन तो वहीं रहे। नहाने धोने का कोई ठिकाना नहीं था हमारा, जब तक दूसरी फोर्स नहीं आ जाए। मतलब सुबह तो सब पूरी फोर्स आ गई थी। तो आपको जम्प्स किस तरीके से लगा? 2500 छपरे थे, उसके अंदर 4-5 बॉडी ऐसी थी कि वहाँ हम वो बॉडी सब वाहिनी आवे तो बॉडी निकाले। अच्छा, वो 2500 छपरे में 8 बॉडी ऐसी थी, उसके जेम्स हमें लग गए। तो हम बॉडी निकाली होगी? हाँ, उस तरीके से। परंतु हमको पता नहीं चला कि जेम्स इतने उसका क्या असर होगी, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा वो आपको मालूम नहीं होगा। वैसा हमने सोचा नहीं था। पहले उनकी बॉडी निकालो बस, और पोस्ट, यानी आपने आपका फर्ज निभा दिया कि भी हमको ये करना है। तो आपने कर दिया। फिर आपको कब पता चला कि आपको ये जम्स की असर हो रही है? मेरे को 3 महीने बाद इसकी असर हुई, क्योंकि बाथरूम में से पीछे से मेरा संडास में से ब्लड और मुंह में से मेरा ब्लड निकलता था। फिर मेरा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बायोस्कोपी इंडोस्कोपी कराई, डॉक्टर जगदीश पटेल करके थे और चंद्रिका बहन उनके उस साथ में, मेरा बायोस्कोपी इंडोस्कोपी करा तो मुंह में से खून और संडास में से खून गिरता था और तब मेरा हीमोग्लोबिन 4.4 माइनस जैसा हो गया था। तो डॉक्टर लोगों ने आपको क्या बताया कि किस तरीके से? डॉक्टर ने धीमे धीमे जो मेरा ब्लड गिरा, तो बोन मेरो स्पेशलिस्ट है अश्विन भी पटेल,
वो इनके हेड थे, एमडी थे, और उनके पास मेरे को भेजा। उनके रेफरेंस से मैं वहाँ गया, वहाँ से मेरा ब्लड देख के ही मेरे को भेज दिया किडनी हॉस्पिटल में। वहाँ धीरे धीरे मैं कोमा जैसी परिस्थिति में चला गया। तो उस टाइम पे आपको कोई भान नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, वही लोग ने मेरा ध्यान रखा और कोई मुझे देखने तक नहीं आया था, सिवाय मेरा पुलिस ऑफिसर भी कोई देखा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पुलिस कर्मचारी है, आपने जिस तरीके से हेल्प की है और जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम आपने कर दिया और मेरी फर्ज के भाग के ऊपर करा। परंतु और लोग नहीं आया, वो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि क्यों नहीं आया। तो भारत सरकार के महामहिम जो राष्ट्रपति है, तो उनको कैसा मालूम पड़ा कि ये जो गंगा में इन्होंने अपने जो फर्ज निभाई है, तो उसको किस तरीके से देखा जाए? फिर धीरे धीरे मैं स्वस्थ होता गया और मेरे मन से ऐसा हुआ कि मैं रिजाइन दे दूं। और धीरे 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 मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी बहन, सिस्टर, फैमिली, सब ने मेरी देख रेख रखी और धीरे धीरे मैं स्वस्थ होता गया। और 1.5 साल हुआ स्वस्थ होते होते, 6 महीने से ऊपर। फिर मन से ऐसा हुआ कि मैं रिजाइन दे दूं, क्योंकि और मेरी पत्नी ने, मैंने 90 तोला सोना जमा कराया था, बीमार जो इंसान की डेड बॉडी के ऊपर था, किसी के रिश्तेदार है, किसी के वो है। जब मैं खुद बीमार पड़ा तब मेरे 25 तोला दागीना ऊपर गिरवी भी रख दिया और बेच भी दिया मेरी पत्नी ने। आपकी वाइफ ने? मेरी वाइफ। वहाँ जो गिरवे रखा, वहाँ सुरेश पुरोहित करके एक मेरा दोस्त था, वो गहना उसको देते तो पैसा देता, गहना देते और पैसा देता। तो मिसेस ने क्या क्या दूसरी तकलीफें सहन की? क्योंकि आपके बच्चे भी होंगे, उनको किस तरीके से आगे पढ़ाना था, लिखाना था और पूरी जिम्मेदारी भी निभानी थी। उस टाइम पे आपके पिताजी भी होंगे, तो उनका भी रोल क्या रहा? मैं थोड़ा मौसोक वाला था, तो पिताजी से मैं अलग रहता था पुलिस लाइन के अंदर। वहाँ मेरा पुलिस क्वार्टर है, सरदार नगर पुलिस लाइन के अंदर। बच्चे मेरे छोटे थे और बच्चे सेंट जीवियस में पढ़ते थे, दूसरा भी वहाँ पढ़ता था, परंतु मैं वहाँ फी नहीं भर सका, तो बच्चे को मुझे हॉस्टल में रखना पड़ा। वहाँ पीपी स्वामी करके वहाँ गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि प्रदीप का पगार जब तक नहीं आवे तब तक हम यहाँ पढ़ाएंगे। 7th क्लास में मेरा लड़का था, तब से वो वहाँ पे पढ़ाई करता था और 10वीं तक वहाँ पढ़ा। दोनों बच्चे। और मिसेस ने दूसरे क्या क्या संघर्ष किए? मिसेस ने, आपको तो कोई भान नहीं था, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर से बातें करना, फिर घर की जवाबदारी, वो सब आता है ना। मिसेस ने संघर्ष, मतलब संघर्ष ही दुनिया है, क्योंकि किसके सामने रोएगी वो? हम राजपूत हैं, तो उनके माँ बाप लोग कि हमारे शास्त्री वाले 2 पैसा देते हैं, वो पूरा ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट में मुझे सामने देखा होता तो मैं कुछ सवाल करता उनको, कोई मेरा दोस्त तक देखने तक नहीं आया था। और मेरी पत्नी ने जो सब्जी सुबह क्या खाया है कि शाम को क्या खाना है, वो खुद विचार करती थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और अभी तो मेरे आँख में आंसू आ जाएंगे बहुत, क्योंकि मैं भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता थोड़ा, क्योंकि उनका जो त्याग और बलिदान जो है वो काबिल तारीफ होगा। क्योंकि एक महिला को किस तरीके से सबके सामने जाना भी पड़ता है। और अभी उन्होंने जो संघर्ष का मैंने देखा तो नहीं था, सही, मगर सुनते तो है ना। पर कोमा के अंदर मैं जब मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखा होगा आपने, उसके अंदर एक आनंद करके एक रोल था। वो कुर्सी में बैठता था ऐसे और उसका हाथ ऐसे हो जाता था। ठीक वैसी मेरी परिस्थिति थी, पर प्रभु से मेरा पूरा विश्वास था कि मुझे एक न एक दिन मुझे उठाएगा।
फिर मैंने प्रभु के सामने एक बात रखी, क्या लाशों के बीच में से एक बच्चा बचाना गलत है? वो अंदर से सवाल आए, क्या 58 लाशों बाहर निकालना गलत है? उनके ऊपर कफन चढ़ाना गलत है? सही है। 250 इंसान को बचाना गलत है? नहीं है। फिर ऊपर वाले ने ऐसा एक करिश्मा कर दिया कि आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। तो महामुनिम को, राष्ट्रपति को कब मालूम हुआ? उसके बाद हाँ। किसी ने बता दिया कि प्रदीप सिंह करके एक पुलिस वाला है, उसने ऐसी कामगिरी करी थी। उस टाइम पे वो आए थे, तब मैं बंदोबस्त में था, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद राष्ट्रपति आए, तब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ था। किसी ने बता दिया कि प्रदीप सिंह ने ऐसी कामगिरी करी है। तब NID के प्रोग्राम में आए थे राष्ट्रपति साहब, उनके PA ने बात करी कि प्रदीप सिंह आ गया है। तो मेरे को उनका ही फोटो, उनका ही चार्ट, उसमें सर्टिफिकेट दिया और बोले तेरा यहाँ नहीं, दिल्ली में स्वागत करूँगा। अच्छा। हाँ। दर्शक मित्रों, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हाँ, हम चले DK फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने DK फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। वेलकम बैक दर्शक मित्रों, जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम में वापस आते हैं और कार्यक्रम आगे जारी रखते हुए, सर जो दंगों के पीरियड के टाइम में आपने जो कामगिरी की, जो ड्यूटी निभाई, उसकी नोट गुजरात गवर्नमेंट ने ली या किसी आपके दोस्त ने या किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने? क्योंकि राष्ट्रपति ने तो आपको बोल दिया था, तो आपको तो थोड़ा अच्छा लगा कि चलो हमने जो काम किया है उसकी कदर तो हुई। तो यहाँ के बारे में किस तरीके से आप देखते हैं? राष्ट्रपति साहब ने मेरी नोन तो ली। उन्होंने ऐसा बताया, वो कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा जानते थे। बोले जीवन में मैंने एक ही शब्द उनको बताया, मैं छोटा सा हवलदार हूँ। उन्होंने बताया कि जीवन में कभी छोटा मत समझना, लक्ष्य बड़ा रखना, छोटा नहीं समझना। सही है। और वो मेरे को प्रेरणा मिली उनसे। और दूसरे हैं टाटा रतन साहब, और तीसरे हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार। ये तीनों लोग मेरे को मिले और मेरी जिंदगी में छा गए। और मेरे को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बताई थी कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना और कभी छोटा ओहदा नहीं समझना। तब से मुझे एक प्रेरणा ऐसी मिली कि मैं नौकरी करता हूँ। और IPS लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, जो IPS ऑफिसर से वगैरह। हाँ, अभी IPS एक तो है अनुपम सिंह गहलोत, अमित विश्वकर्मा, BR पांडव साहब, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और मैं बीमार था, तब मुझे बहुत संभाला उन्होंने। उनको हर घड़ी, हर जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट करा। उसके सिवाय कोई पॉलिटिकल पार्टी ने या कोई नहीं पॉलिटिकल, क्योंकि ये गवर्नमेंट की भी चूक है कि भी आपको सम्मानित नहीं किया, या आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन या देना चाहिए या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भाजपा के राज में 10 साल पूरे हुए
तब स्वर्णिम गुजरात की उजवनी करी उन लोगों ने। कौन सा साल है मुझे पता नहीं, पर 10 साल हुआ होगा। स्वर्णिम गुजरात की उजवनी सरदार पटेल स्टेडियम में था। तब होम में से एक लेटर आया था कि पब्लिक के अंदर कोई पुलिस हेड कांस्टेबल, PSI, PI ने कोई प्रशंसनीय कामगिरी करी हो तो लिखित में भेजो। तब हमारे SP, हमारे ऑफिसर ने भेजी थी, परंतु वो क्या पता कहीं दबा दी, मेरे CP ऑफिस में दबा दी, कि कहाँ दबा दी मुझे मालूम नहीं तो उधर मेरे को प्रशंसा पत्र अवश्य मिलता, कुछ अवार्ड अवश्य मिलता। तो उसका आपको दर्द भी है? दर्द नहीं, दुख है। दुख है, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो लोग ने देखा था, महसूस करा था कि लाशों के बीच में से बच्चा जिंदा बचाया, इतने लोगों को बचाया, आज इसने इतनी कामगिरी करी है, अभी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है तो क्या हमारे पे कोई देगा? ऐसे हमारे पुलिस वाले थे। नहीं, जिस गवर्नमेंट उस टाइम पे रूल पे थी तो उसके कोई धारा सभ्य, कोई कॉरपोरेटर उन्होंने कि आके बोला कि भाई आपने जो कामगिरी की है बहुत बढ़िया की है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। यानी पॉलिटिकल सपोर्ट आपको नहीं? कोई नहीं। तो हमारे अधिकारी को लोग ने शाबाशी दिया, पर किसी ने नहीं, और मेरे अधिकारी का तो बोल नहीं सकता। नहीं, सही है। अभी हम दूसरे मोड़ पे आ जाते हैं कि आपकी जो ड्यूटी अभी चल रही है ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते भी होंगे। जो कोरोना टाइम जो था उसमें पुलिस लोगों ने काफ़ी मदद भी की है, पुलिस मित्र भी बना है, और जो काम हम नहीं देख सकते वो काम पुलिस ने किया है। तो उसके बारे में आपका क्या क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आप दिखते हैं? पहले तो मैं ट्रैफिक में क्यों आया? हाँ, कारण कि मेरे जो अधिकारी जो मेरे को संभाल रहे थे वो और दूसरी जगह पे स्टेट में थे, कोई राजकोट थे, कोई बड़ौदा थे, कोई तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा माइंड प्रफुल्लित रहे और किसी से साथ मैं बातचीत करूं। तब हमको एक IPS ने मेरे जो सेलेक्ट करा, वो पटेल साहब थे, और पटेल साहब ने मेरे को सिलेक्ट करा मेरी हाइट बॉडी देख के, और मेरा माइंड ट्रैफिक के अंदर प्रफुल्लित रहता था। किसी के साथ मैं बातचीत करता था तो मैं डिप्रेशन में रहता था, डिप्रेशन मेरा दूर हो जाता था, टेंशन में रहता था वो दूर हो जाता था। तब मेमे की रकम भी बहुत कम थी, अभी थोड़ा जास्ती हो गया है, परंतु मैं सबके साथ घुल मिल के रहता हूँ। कुछ भी हमारा पुलिस का, कुछ भी ट्रैफिक का कोई प्रोग्राम होता है तो सभी के साथ सहयोग की आशा रख के वो कार्य हमारा सफल हो जाता है। नहीं, कोरोना में कौन सी कामगिरी की? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ रोड पे पुलिस थी, क्योंकि दो चीज़ थी, अगर पब्लिक निकलती है तो पुलिस डंडेवारी भी करती है, क्योंकि सख्ताई भी करनी पड़ती है। तो उस टाइम में आपने किस तरीके से देखा कि भाई हमको सख्ताई करनी चाहिए, या जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किस तरीके से व्यवहार करती है? कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, उसके अंदर सरकार ने बहुत ही सख्त पगले भी लिए, परंतु मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हूँ, तो जो मेमे की रकम थी पहले 200, फिर हुई 500, फिर हुई 1000, तो मुझे खुद को तो पहले दुख लगा कि इतना सारा पैसा पब्लिक के खींचे में से, आम जनता के अंदर से निकाल लेंगे, तो मुझे दुख होता था। परंतु
मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि ये जो रकम है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो कारीगर वर्ग है, जो छुटक कमाई करने वाले हैं, इनके लिए तो 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। वो पूरा एक दिन में 300 या 500 रुपया कमाता है और उसमें उसकी रकम उसमें चली जाएगी, तो वो दर्द रहता है। तो उसको किस तरीके से देखेंगे? परंतु मेरी दवाई के 18 साल पूरे हो गए हैं और कोरोना का महाकाल अभी जा रहा है, तो मेरे मन से ऐसा हुआ कि एक पगार मैं आम जनता के लिए मैं खर्च करता हूँ। आम जनता के अंदर, यानी मैंने हमारे जो जॉइंट सीपी है मयंक सिंह चावड़ा, उनसे मैंने बात करी कि ये महामारी के अंदर अभी 10 से 12% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो मैं मेरे तरफ से मास्क दूं। दूसरे लोग जो मास्क पहनते हैं उनको मैं पेन से नवाजूं। तीसरे नंबर में बच्चे लोगों को भी मास्क पहना दे तो उनको मैं गुड डे बिस्किट या चॉकलेट दूं। तो साहब ने मुझे रजामंदी दे दी और दिसंबर में मेरी दवाई ख़त्म हो गई। यानी कि आपकी 18 साल तक दवाइयाँ चली। हाँ, आपकी बीमारी के लिए, और अभी जो दिसंबर में आपकी दवाइयाँ खत्म हुई है ना, अभी आपको कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ये जो आपने सोचा कि ये कार्यक्रम में जनता के लिए या पब्लिक के लिए मैं पेश करूं, सही है? सही है। पर आम जनता का टैक्स से मेरा पगार होता है। आम जनता छोटा मोटा टैक्स छोटा इंसान से लेके बड़ा इंसान तक करता है, भरता है सरकार में, तब मेरा पगार मिलता है। तो मेरी मन से ऐसी इच्छा हो गई कि आम जनता का जो टैक्स का पगार मुझे मिलता है, तो एक पगार मैं आम जनता को मैं आम जनता के लिए मैं वापरूं। तो मैंने धीरे धीरे 26वीं जनवरी तक मैंने ये चालू रखा है। अच्छा, जो आपने प्रोग्राम किया था जो मास्क वितरण का वगैरह, तो वो कौन सी तारीख को कौन से स्थल पे रखा था, और आपके प्रोग्राम में कौन ACP DCP आए थे, तो आपको अच्छा लगा? एक्चुअली छोटे ASI के प्रोग्राम में आखिर अमुक अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसा मेरा मानना था। और एंड तक मुझे विश्वास था कि मेरे IG अवश्य आएंगे। यानी IGP मयंक सिंह चावड़ा वो हाजिर रहे थे, DCP तेजस पटेल साहब, श्री तेजस पटेल साहब हाजिर रहे थे, श्री हमारे SRR सिंघाल साहब हाजिर रहे थे, PI पुलिस इंस्पेक्टर JB बुअल साहब हाजिर रहे थे, और कई हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर परमार साहब ने सब, और मेरा पुलिस परिवार हाजिर रहा था। मैं खुद भी वहाँ हाजिर था और आप तो आए थे और आपका पूरा स्टाफ। मैंने पूरा कार्यक्रम देखा था। सही में जो जिस तरीके से अपने कार्यक्रम रखा था, काबिल तारीफ है, क्योंकि इस तरीके से कार्यक्रम जनता के लिए और पब्लिक के लिए तो करना ही चाहिए। और उनसे क्या होता है कि एक दूसरे के मित्र बनते हैं। तो ये जो कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए आपको वहाँ से कुछ मैसेज मिला अधिकारियों से? अधिकारी तो बराबर है, पुलिस और प्रजा का मित्र है, और मित्र पुलिस और प्रजा का मित्र है, पर मित्र बनना नहीं पुलिस को आता है, आधा प्रजा को नहीं आता है। ये दोनों के बीच में एक गैप है, मैं वो गैप पूरने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं, न्यूज़ भी सुने हैं, क्योंकि दोनों पब्लिक और पुलिस के बीच में संघर्ष बहुत हुआ है। हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं, किसी ने लाफा भी ठोक दिया, किसी को ये भी कर दिया। तो ये कहाँ तक अच्छा है? नहीं, ऐसा तो हमारे डिसिप्लिन फोर्स है। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, सही है। और इसकी जो जिम्मेदारी है पब्लिक हमारे लिए है, हम पब्लिक के लिए हैं। वो पब्लिक अमुक अभी वीडियो वायरल करते हैं, जो देखते नहीं है, तीसरी पार्टी है, वो वीडियो उतार लेती है कि पुलिस को कैसी नजरिया से देखनी है। हर एक पुलिस मेरे जैसे नहीं होगी। हाँ, सही में मैं वही बोलता हूँ ना, हर एक पुलिस मेरे जैसे। एक दो आदमी, अगर एक दो पुलिसमैन ऐसा करते हैं तो उसकी छवि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पे आ जाती है। पड़ती है, जरूर है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम पे जो कोरोना था, वो तो पूरा लॉकडाउन था वगैरह था, तो उस टाइम पे कुछ कामगिरी की थी? लॉकडाउन जब लग गया तब यहाँ से यात्री लोग बाहर जा रहे थे, यूपी, MP, बिहार, खुद
खुद के, और 2 गज की दूरी रखना, वो करना, सैनिटाइज से हाथ धोना, सब हम पालन करते थे। फिर भी हमारे अमुक पुलिस भाइयों को, मेरे भाई, सगा भाई किरीट सिंह जो शेरकोटरा पुलिस स्टेशन है, उसको भी ऐसा कोरोना का काल हो गया था। और उसमें से धीरे धीरे सभी हमारे पुलिस वाले, मेरे अफसर, मेरा भाई इसमें से बाहर भी आए थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, तो मैंने भी कोरोना में काफ़ी कुछ योगदान दिया था। क्योंकि जिस टाइम पे जो कामदार वगैरह लोग थे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे भी फ़ोन आने लगे थे कि भी हमको उत्तर प्रदेश जाना है, किस तरीके से आप मेरे को हेल्प करोगे। तो मैंने करीब हम 10-15 आदमियों को उत्तर प्रदेश जाने के लिए व्यवस्था कर दी थी। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम सुनेंगे नहीं तो किसके पास जाएंगे। सही बात है। तो उस टाइम पे आपको भी कोई किसी से का फ़ोन आया होगा कि भी हमको ये मदद कर दीजिए। मेरा पॉइंट तो नहीं था, पर पीआई साहब के साथ वस्त्राल था। वस्त्राल ओडाव सरकार श्री ने भी थोड़ी मदद कर दी, बसों की व्यवस्था करेगी, सबका रजिस्ट्रेशन करते थे सभी लोग कि जो रजिस्ट्रेशन जहाँ हुआ वहीं उनको बैठने का था। और साबरमती रेलवे स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था भी करी थी। तो मेरे सब गोलगप्पा जो पानी पूरी खाते हैं, उनका फ़ोन आया, प्रदीप भाई हमें थोड़ी मदद कर लो। तो मैं मेरी सरकारी जीप में बिठा के वस्त्राल ले गया, अमुक ऑर्डर ले गया, उनको पानी की, जब रात को मैं निकलता था तो चोटीला, सुरेंद्र नगर, कहाँ से लोग चल के आते थे साबरमती तक, तो उनको पानी, खाने की सब व्यवस्था हमने करी थी। और वो खुशी के लिए सही है, मेरे को एक खुशी मिली थी। तो दूसरा कि कोरोना के समय जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, क्योंकि पब्लिक की इंतज़ारी भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो लोग भी बाहर निकलना चाहते थे किसी भी हालत में, कोई बहाना बना के निकलते थे, कोई ऐसे भी निकलते थे। तो पुलिस उसको शिक्षात्मक पगला भी लेती थी, किसी को उठबैस कराती थी, किसी को दौड़ाती भी थी। तो मुझे लगता है जो दंड की रकम है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर अभी एक नया नोटिफिकेशन भी गुजरात गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है और पुलिस कमिश्नर ने भी निकाला है कि अगर कार में जाते हैं, वो खुद की अपनी प्राइवेट कार है, अगर एक आदमी भी ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है उसको भी मास्क पहनना है, तो वो कितना उचित रहेगा। क्योंकि वो अगर कार में जाता है, बाहर ही खुली रखता है, तो जो सफोकेशन वगैरह तो कुछ होगा नहीं। तो उसका लॉजिक क्या है? वो लॉजिक के लिए मीन्स गृह मंत्री को भी पूछा गया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। ऐसी बातें हमने अखबार में भी सुनी है और न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट्स हुआ है। तो ये कितना उचित है? नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि ये तो ऊपर से डिसीजन लेते हैं। हाँ, वही जो भी कमिश्नर है, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर है और हमारे गृह मंत्री साहब। हाँ, क्योंकि मैं ओहदे में बहुत छोटा हूँ। नहीं, हम मानते हैं कि, मगर खाली जस्ट सुनना चाहते हैं कि ये कितना सही है कि गलत है। नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद की कार है, हाँ, खुद भी जाएगा, उसकी पत्नी जो है नहीं, अगर वो मैं अकेला ही कई बात करूँ, साथ में दूसरे होते हैं तो कंपलसरी पहनना है। हाँ। वो तो हम भी मानते हैं कि अगर 2 आदमी अंदर जाते हैं तो पहनना ही फर्ज जाता है। हाँ। मगर अगर अकेला जाता है, बाहरी खुली रखता है, क्योंकि अगर बंद रखते हैं कांच, तो अंदर उसकी हवा आएगी तो उसको शायद थोड़ी तकलीफ होगी, सफोकेशन तो जरूर हाँ। होगा, ऐसा नहीं मानना है, परंतु अभी क्या कर सकते हैं। सरकार ने ये जवाबदारी सौंपी है तो हमें करना पड़ेगा और निभाना पड़ेगा। सही है। और ऐसा कोई आपका प्रसंग है कि कोई कर्मचारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और कोई ऐसा है कि आपको आगे जाने के लिए भी नहीं सोच रहा है कि भी ये आगे नहीं जा सके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे कोई अधिकारी नहीं है। सभी अधिकारी अच्छे हैं, अपने अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। क्योंकि मैं यही मानता हूँ, कारण के अधिकारी ने वो मुझे बहुत हेल्प करी है, आईपीएस लोग ने, सब ने हेल्प करी है। होते हैं कई चढ़ा उतार, कोई अच्छा सोचते हैं, कोई अच्छा सोचते भी नहीं है। आपकी लाइफ में आपकी मिशन ने बहुत हेल्प की, आज उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या किया आपने? क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। मुझे मेरी पत्नी ने मेरे दोनों बच्चों को बीमारी में उनको संभाला, हाँ, मुझे संभाला,
पूरा घर संभाला और दागी ने उनके गिरवे रख दिए थे और इतना परिश्रम करा कि वो मेरी जीवन संगिनी है, मेरी अर्धांगिनी है और कभी कुछ महसूस नहीं कर सकता, कोई ऐसे शब्द नहीं है उनके लिए बोलने का कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। और आपके बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, उसको जॉब के लिए कोई प्रयत्न आपने किए हैं और उसमें किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ, वो भी दर्शक मित्रों को बताइए, क्योंकि आज की तारीख में पहचान के बिना कुछ नहीं हो रहा है। मेरा जो बच्चा है एक BSc B.Ed है, मैं खुद आर्ट्स और कॉमर्स लाइन का इंसान हूँ और मेरे बच्चे ने SSC में 92% लाया, 12वीं में भी अच्छे परसेंटेज ला, ग्रेजुएट हो गया। उसका एक गोल है टीचर या ऑफिसर बनना। मैंने बोला बेटा तू ऑफिसर बनेगा तो तू 10 इंसान का भला कर सकता है। वो बोले कैसा? मैं कहूँ मैं ASI होके यहाँ से कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस वाहन निकली या कोई ट्रैफिक जाम हो गया, वो मैं कलेक्टर साहब की गाड़ी भी रोक सकता हूँ। तो तू अफसर बनेगा तो 10 जन को रोजी रोटी अवश्य दे सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। सही है। तो बच्चे लोग ने, दोनों बच्चों ने अपने पढ़ाई किया और अभी आगे आने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए? पुलिस डिपार्टमेंट यूँ अच्छा भी है यूँ खराब भी है। अच्छा उसलिए मैं बता रहा हूँ कि पुलिस वो प्रजा का मित्र है, मित्र की तरह रहेगा तो कोई तकलीफ पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया मालूम है सर? कि मेरे अंकल भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो PI लेवल में काफ़ी साल तक रहे। जब उनका रिटायरमेंट नज़दीक आया, 15-20 दिन बाकी रहे थे, तब उनको ACP बनाया गया। तो जो बढ़ती मिलनी चाहिए उसमें बहुत देरी लग जाती है। धीरे धीरे मीन्स पहले PSI थे, PI बने और ACP बनने में तो रिटायरमेंट आ गया। तो अगर वो ACP अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले बनते तो उनको भी आज की तारीख में गर्व होता। तो ये पुलिस सिस्टम जो है वो थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हर जाति के ऊपर सब कुछ लड़ा जाता है और करा जाता है। अधिक प्रमोशन में लाभ या उम्र में लाभ, दोनों में से एक दो हर एक इंसान को। और दूसरा है काबिलियत। तुम्हारी काबिलियत अच्छी है तो उसको 1 स्टेप प्रमोशन दो या कुछ दो। ऐसा मैं अधिकारी को मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि सजा। मैं भी आपके साथ हूँ, थोड़ा सिस्टम में चेंज किया जाए, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर भी विश्वास आ जाए कि भी मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो काबिलियत है वो भी बाहर आए और दूसरे के लिए भी मैं कुछ काम कर सकूँ। सही बात है। तो ये मैंने इसीलिए आपको बात बोली कि भी आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से दिखते हैं। अभी थोड़ा माहौल बदलते हैं, थोड़ा एंटरटेन के बारे में आते हैं कि आप तो फिल्म देखते होंगे, हिंदी फिल्म देखते होंगे, बॉलीवुड से भी। सही बात है, हॉलीवुड बॉलीवुड सब देखते होंगे। तो आपको हिंदी फिल्म के जो सितारे हैं, जो अभिनेता है, उसमें से कौन से पसंद है? जो अभी नए हैं तो उसमें अजय देवगन जी और अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अमुक पुलिस के बारे में पिक्चर अच्छे उतारते हैं। जुने पुराने लता मंगेशकर जो भारत माता का अच्छा एक गाना भी गाया था, आशा भोसले। नहीं, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, वो सिंगर के बात आ गया। पुराने में किशोर कुमार, वो भी अशोक कुमार एक्टर है, क्योंकि वो तो सबसे पुरानी जो फिल्म, और वो भी एक्टिंग तो करते थे। हाँ, किशोर कुमार भी करते थे पुरानी फिल्मों में। तो दोनों भाई है पुराने। वो तीनों भाई फिल्म इंडस्ट्री में थे और एक्टिंग करते थे साथ। बहुत ही मजा आता। चलती का नाम गाड़ी तो उन्होंने साथ में किया था। किशोर कुमार धीरे धीरे प्लेबैक सिंगर बने और आ गया है। तो ऐसा कुछ गुनगुना दीजिए कि कुछ गाना बना है तो। वो गाना
जिंदगी जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिसे खोना नहीं, इससे रोना नहीं। खो के। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। सही है, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया, जिस तरीके से आपने जिम्मेदारियां भी संभाली और जो काम किया, उसके लिए ये सब जो बातें मैंने आपसे काफ़ी डीप में ली। अभी आप कोई दर्शक मित्रों को ऐसा मैसेज देना ही चाहेंगे कि उनको भी एक एनकरेज मिले, उनके एम्स बने? पहली बात तो मैं पुलिस की बताऊंगा कि पुलिस और प्रजा का मित्र है, पर मित्र बनना नहीं पुलिस को आता है, नहीं प्रजा को। ये दोनों के बीच की गैप मैं पूरने की हर रोज़ हर घड़ी में कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात है, राजकारण जो भी है, राजकारण हमारा सेवक है, अपना प्रतिनिधि है, अपना लीडर है, अपना मॉनिटर है। और मोदी साहब हर बार बोलते हैं मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, पर असल में हम चौकीदार हैं, हम हमारी चौकीदार भूल गए हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत। तो दर्शक मित्रों, ये थे प्रदीप सिंह वाघेला जी, एक पुलिस कर्मचारी थे, मगर उन्होंने जो काम किया उसकी सराहना तो राष्ट्रपति ने भी की है, मगर थोड़ा दुख भी है कि गुजरात गवर्नमेंट ने उनका जो सम्मान करना चाहिए वो नहीं किया, और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो बढ़ती मिलनी चाहिए वो भी नहीं की। तो मैं आशा रखता हूँ ये बात आप तक पहुँचे और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो वो चाहते थे उसकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। उभरता गुजरात न्यूज़ और मीडिया की तरफ से जी प्रदीप सिंह वाघेला जी ने जो काम किया है, जो सराहना करना चाहिए, उस तरीके से हमने एक छोटा सा मोमेंटो देते हैं तो उनको भी याद रहेगा और हमें भी याद रहेगा। और ऐसे संघर्ष भरे कार्यक्रम हम आगे भी जारी रखेंगे, और ऐसा संघर्ष वाले कोई भी शख्स होगा उनका कार्यक्रम में हम स्वागत भी करेंगे और पूरा जोश लगा के हम आगे कार्यक्रम चालू रखेंगे। थैंक यू।